हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, जो अपने लेसन चल रहा है इस समय कोशिका विभाजन, ठीक है ना। और उस विभाजन में देखो सेल डिवीज़न और क्लास अपन 11th। सेल डिवीज़न में बेटा अपन समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको पिछले वीडियो में केंद्रक के विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं स्टार्ट की थी, है ना, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, इन तीनों अवस्थाओं को पिछले वीडियो तक अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो अवस्था नंबर 4, और इस अवस्था का नाम अपन क्या लिखेंगे बेटा? टीलोफेज, ठीक है। और टीलोफेज को हिंदी में बोलते हैं अंत्यावस्था। तो अब इसके अंदर कौन कौन से परिवर्तन होंगे वो आपको ध्यान से सुनने हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखिए, इस अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन प्रोफेज अवस्था आपने पढ़ी है, प्रोफेज के उल्टे होते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि अवस्था प्रोफेज के अंदर आपने क्या क्या पढ़ा था। तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखो, प्रोफेज अवस्था में मैंने आपको बताया था कि बेटा क्रोमेटिन जालिका टूटकर गुणसूत्रों का निर्माण करती है, ठीक है। गुणसूत्र 2 क्रोमेटिड से मिलकर बनता है। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा था कि तारककाय टूटकर पुत्री तारककायों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। और पुत्री तारककाय विपरीत ध्रुव पर पहुंचकर तर्कु ध्रुव बनाता है। तर्कु ध्रुवों से तर्कु तंतुओं का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। और बेटा आपने सबसे अंत में ये भी पढ़ा था कि बेटा वो जो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिकाएं हैं वो अंततः लुप्त हो जाते हैं। तो आप इस टीलोफेज अवस्था के अंतर्गत देखेंगे कि जितने भी परिवर्तन अपन पढ़ेंगे वो सब अपोजिट होंगे किसके? प्रोफेज के, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक चलें, आगे चलिए। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे क्रोमेटिन जाल में बदलने लगते हैं। क्रोमेटिन जाल में बदलने लगते हैं। गौर करना आप, प्रोफेज अवस्था में तो आपने क्या पढ़ा था कि क्रोमेटिन जालिका टूटकर गुणसूत्रों का निर्माण करती है। और टेलोफेज अवस्था में मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्रोमेटिन जाल बनने लग जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, तर्कु तंतु विलुप्त हो जाते हैं। तर्कु तंतु विलुप्त हो जाते हैं। आगे चलिए बेटा, प्रत्येक गुणसूत्र समूह के चारों ओर ER द्वारा, गुणसूत्र समूह के चारों ओर
ER द्वारा, ER का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER द्वारा केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली निर्मित हो जाती है, जबकि प्रोफेज में आपने लुप्त किया था। केंद्रक झिल्ली निर्मित हो जाती है, साथ ही केंद्रिकाएं दिखाई देने लगती हैं, केंद्रिकाएं दिखाई देने लगती हैं। तो बेटा ये 3 पॉइंट हो गए। और अब सबसे लास्ट में अपन लिखेंगे कि केंद्रक में जिस स्थान पर, यहाँ कह देता हूँ, केंद्रक में जिस स्थान पर केंद्रिका का निर्माण होता है, केंद्रक में जिस स्थान पर केंद्रिका का निर्माण होता है उसे केंद्रकीय संगठक, केंद्रकीय संगठक, ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको अपन अंग्रेजी में बोलेंगे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं। ये बेटा कई बार शॉर्ट फॉर्म इसकी फुल फॉर्म के रूप में पूछी जाती है कि भाई बताइए NOR का पूरा नाम क्या है। तो NOR का पूरा नाम आप क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है बेटा, एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि मैंने आपको टीलोफेज अवस्था में क्या बताया है। तो आप देख लीजिए, टीलोफेज अवस्था में होने वाले सभी परिवर्तन प्रोफेज के अपोजिट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आगे चलिए। इस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, तथा क्रोमेटिन जाल के रूप में बदलने लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तर्कुतंतु विलुप्त हो जाते हैं। तीसरी बात, प्रत्येक गुणसूत्र समूह के चारों तरफ अंतःप्रदब्बी जालिका के द्वारा केंद्रक झिल्ली निर्मित हो जाती है तथा केंद्रिकाएं दिखाई देने लगती हैं। तो 3 पॉइंट तो इसके अंदर ये हो गए। और चौथा आपके सामने बोर्ड पे मैंने ये लिख दिया। क्या लिखा है पॉइंट नंबर 4 में? जरा ध्यान से देखें। केंद्रक में जिस स्थान पर केंद्रिका का निर्माण होता है, केंद्रक में जिस स्थान पर केंद्रिका का निर्माण होता है उसे न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है, केंद्रकीय संगठक कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको? केंद्रकीय संगठक। हो गया खत्म। तो बेटा केंद्रक के विभाजन की चारों प्रावस्थाएं अपन ने पढ़ ली। तो जब केंद्रक का विभाजन हो जाता है तो एक जनक कोशिका के अंदर 2 पुत्री केंद्रक निर्मित हो जाते हैं। तो आपने एक जनक केंद्रक से कितनी पुत्री केंद्रक प्राप्त कर ली बेटा? 2। अब अपन पढ़ेंगे बेटा कौन सी प्रक्रिया? साइटोकाइनेसिस, जिसको कि आपको मैं बता चुका हूं। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? कोशिका द्रव्य का विभाजन, ये मतलब होता है इसका। ठीक है ना। और इसके बारे में भी आपको मैं बता चुका हूं कि जंतु और पादप कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया अलग अलग प्रकार से संपन्न होती है। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस
काइनेसिस, ठीक है ना। और इसमें सबसे मेन जो शब्द आएगा फोकस करने वाला वो आएगा मध्य पटलिका। तो कैसे पढ़ेंगे इसमें अपन, पादपों में दो संतति केंद्रकों के मध्य, लिख रहा हूं बेटा, पादप कोशिकाओं में दो संतति केंद्रकों के मध्य पादप कोशिकाओं में दो संतति केंद्रकों के मध्य से परिधि की ओर, मध्य से परिधि की ओर, मध्य से परिधि की ओर कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है, ठीक है। कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है, ठीक है बेटा, ये याद रखना पड़ेगा, कोशिका पट्टिका। और इसी कोशिका पट्टिका को अपन मध्य पटलिका भी कह सकते हैं। यह कोशिका पट्टिका कोशिका भित्ति से जुड़कर, अभी मैं चित्र द्वारा समझाऊंगा, कोशिका भित्ति से जुड़कर एक जनक कोशिका को दो संतति कोशिकाओं में बांट देती है। तो ये कहानी खत्म हो गई। पादप कोशिकाओं में दो संतति केंद्रकों के मध्य से परिधि की ओर कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है। यह कोशिका पट्टिका कोशिका भित्ति से जुड़कर एक जनक कोशिका को दो संतति कोशिका में बांट देती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट बात आपको बता रहा हूँ, कोशिका पट्टिका का निर्माण होता है बेटा फ्रैगमोप्लास्ट से। कोशिका पट्टिका का निर्माण किससे होता है? फ्रैगमोप्लास्ट से। और फ्रैगमोप्लास्ट क्या है? अंतःप्रदब्बी जालिका, गोल्जी काय और तरकु तंतु। ER गोल्जी काय एंड तरकु तंतु। अब एक बार ये पूरी की पूरी कहानी आप दोबारा से सुन लें। पहले मैं आपको चित्र के द्वारा समझा देता हूँ। देखिए बेटा, मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ, ये एक पादप कोशिका है, ठीक है। इस पादप कोशिका के अंदर ये दो केंद्रक कैरियोकाइनेसिस की क्रिया के द्वारा दो केंद्रक निर्मित हो गए। अब अपन को पादप कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया पढ़नी है। तो इन दोनों संतति केंद्रकों के मध्य कोशिका पट्ट विकसित होना शुरू होगी, ठीक है। तत्पश्चात ये कोशिका पट्ट या मध्य पट्ट कोशिका भित्ति से जुड़कर ऐसे बढ़ेगी दोनों साइड में अपकेंद्री रूप से, ठीक है बेटा। कोशिका भित्ति से जुड़ करके एक जनक कोशिका को दो पुत्री कोशिकाओं के अंदर डिवाइड कर देगी, ठीक है। एक बात आपको यहाँ पर ये जाननी है, ध्यान से सुन लेना, कि मध्य पटलिका अथवा कोशिका पट्ट का निर्माण फ्रैगमोप्लास्ट से होता है। कई बार ये पूछा जाता है बेटा, और आपकी जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि फ्रैगमोप्लास्ट एक्चुअल में होता क्या है। फ्रैगमोप्लास्ट अंतःप्रदब्बी जालिका, गोल्जी काय
एवं तर्कु तंतुओं से निर्मित रचना होती है। ठीक है, एक्चुअल में फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण अंतःप्रदब्बी जालिका, गोल्जिकाय एवं तर्कु तंतुओं से होता है। ठीक है बेटा, और इसके बाद अब अपन पढ़ेंगे जंतु कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस, ठीक है, डिफरेंट होगा, ध्यान से सुन लेना। जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन एक संकुचनशील प्रक्रिया है। तो सबसे पहला स्टेप यही मैं लिखूंगा, संकुचनशील प्रक्रिया, कि भाई जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन एक संकुचनशील प्रक्रिया है। इस क्रिया में कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित एक्टिन व मायोसिन प्रोटीनों की, ध्यान से सुने, सेल के साइटोप्लाज्म में उपस्थित एक्टिन व मायोसिन प्रोटीनों के नाम है ये, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोटीन। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीनों की आपसी अंतरक्रिया, क्या बोला मैंने, कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित एक्टिन और मायोसिन प्रोटीनों की आपसी अंतरक्रिया एवं एटीपी अणुओं के जलपघटन के कारण व एटीपी अणुओं के जल अपघटन के कारण एक संकुचनशील बल कोशिका में उत्पन्न होता है। तो बेटा ये जो लाइन मैंने आपके सामने लिखी है वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, जंतु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस की, एक बार मैं दोबारा कह देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी तो मैं आपको सिंपल से डायग्राम के द्वारा समझा दूंगा। ठीक है, देखो बेटा, अपन ने ये लिखा है कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन एक संकुचनशील प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरी बात पर आइए, इस प्रक्रिया में कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित एक्टिन और मायोसिन प्रोटीनों की आपसी अंतरक्रिया एवं एटीपी अणुओं के जलपघटन के कारण एक संकुचनशील बल उत्पन्न होता है। ठीक है बेटा, एक मिनट बोर्ड पे देखिए। जैसे मान लीजिए ये मैंने आपके सामने एक जंतु कोशिका बना दी जिसके अंदर ये दो केंद्रक हैं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जंतु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया के दौरान एक संकुचनशील बल डेवलप होगा, और किस कारण से होगा ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, किस कारण से होगा, तो आप ये बोलोगे कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित एक्टिन और मायोसिन प्रोटीनों की आपसी अंतःक्रिया और एटीपी अणुओं के जलपघटन के कारण। अब सुन लीजिए, अब तो कुछ है ही नहीं। देखो, उसी संकुचनशील बल के कारण कोशिका की कोशिका झिल्ली अंदर की ओर अंतर्वलित विदलित होना प्रारंभ करती है। ठीक है, बाहर से भीतर की ओर, और इसको अपन क्या बोल देंगे, जनक कोशिका। बाहर से भीतर की ओर विदलित होना प्रारंभ होती है। धीरे धीरे विदलन की ये प्रक्रिया अंदर की ओर बढ़ती जाती है, जैसे कि मैंने बढ़ा दिया। ठीक है ना। और बेटा
यह विदलन की प्रक्रिया लगातार अंदर की ओर बढ़ते हुए अंततः एक जनक कोशिका को दो पुत्री कोशिकाओं के अंतर्गत विभक्त कर देती है। ठीक है, तो ये जंतु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया हो गई। तो बेटा इस तरह से आपका समसूत्री विभाजन खत्म हो गया। एक बार मैं दोबारा ये बता देता हूँ कि समसूत्री कोशिका विभाजन वह विभाजन है जिसके परिणाम स्वरूप बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, इस विभाजन के द्वारा एक जनक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं निर्मित होती हैं। और आपको ये भी बता चुका हूँ कि पहले केंद्रक का विभाजन होगा 4 प्रावस्थाओं के अंतर्गत। कौन कौन सी? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। और उसके बाद में साइटोकाइनेसिस की क्रिया। और साइटोकाइनेसिस की क्रिया आपको मैं बता चुका हूँ कि जंतु और पादप कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस की क्रिया अलग अलग प्रकार से होती है। आप गौर करें, पादप कोशिकाओं में तो कोशिका पट्ट द्वारा होती है। कोशिका पट्ट का निर्माण किससे होता है? फ्रैगमोप्लास्ट से। और फ्रैगमोप्लास्ट किससे बनता है? ये बनता है बेटा अंतःप्रदब्बी जालिका, गोल्जिकाए और तर्कोतंतुओं से। आपको याद रखना है कि पादप कोशिका में 2 संतति केंद्रकों के मध्य कोशिका पट्ट का निर्माण भीतर से बाहर की ओर यानी अपकेंद्री रूप से होता है। अब आ जाइए जंतु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस। तो जंतु कोशिकाओं में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया एक संकुचनशील प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक संकुचनशील बल डेवलप होता है। किस कारण से होता है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित एक्टिन और मायोसिन प्रोटीनों की आपसी अंतःक्रिया और एटीपी अणुओं के जल अपघटन के कारण। ठीक है, इस विधि को अपन विदलन विधि और खांच विधि कहते हैं। ठीक है, इसी संकुचनशील बल के कारण कोशिका झिल्ली अंदर की ओर दोनों साइड से विदलित होती है, बाहर से भीतर की ओर। विदलन की यह प्रक्रिया लगातार बढ़ती जाती है और अंततः एक कोशिका, एक जनक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं के अंतर्गत विभक्त हो जाती है। ठीक है बेटा, इसके बाद आपको एक छोटा सा प्रश्न और मैं समझा रहा हूँ। समसूत्री विभाजन को समविभाजन क्यों कहा जाता है? तो इसके आंसर में आप ये बोलेंगे बेटा कि चूंकि समसूत्री विभाजन के द्वारा उत्पन्न होने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है, अतः समसूत्री विभाजन को समविभाजन कहते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।